अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। मैं मोहम्मद नईम कुमार। आइए बात करते हैं कुछ खट्टी और कुछ मीठी। मैंने कल के वीडियो में ये बात कही थी कि मीडिया को बल्दी इजलासों में दाखिले की इजाजत नहीं दी जाती। इसकी वजह क्या है, ये सवाल मैंने उठाया था। और ये सवाल मैंने ही नहीं उठाया था, बल्कि कांग्रेस के कारपोरेटर ने खुद इजलास हाल में इस बात को उठाया था कि मीडिया को इजलास हाल में दाखिल होने की और कवरेज करने की इजाजत क्यों नहीं दी जाती, जिसके जवाब में कुछ वजूहत बताई गई और बात आई गई, मामला खत्म हो गया। जिसमें मैंने कहा था कि आखिर क्या छुपाया जा रहा है। तो जिस बात का हमको डर था, जिस बात का यकीन था, वो बात जरा सामने आती हुई नजर आ रही है। कुछ बातें ऐसी होती है जो महकमा बल्दिया छुपा के रखना चाहता है। ऐसी एक बात हमारे सामने आई है। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास बहुत सी अंदर की खबरें नहीं मिलती हमें, क्योंकि वहां पर हमको कवरेज की इजाजत नहीं दी जाती। इब्तिदाई मरहले में कुछ हमारे रिपोर्टर्स अंदर दाखिल हो जाते हैं, कुछ कैमरामैन अंदर दाखिल हो जाते हैं और इब्तिदाई इजलास के जो सो मनाजिर को कैद कर लेते हैं, लेकिन बाद में जो सो उनको बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ वीडियोस एक दूसरे जरायों से बाहर आ ही जाते हैं। ऐसा एक वीडियो हमारे हाथ लगा है, जिसमें खुले तौर पर यह बात देखी जा सकती है कि मजलिस और बीजेपी के कारपोरेटर्स के दरमियान एक बात को लेकर तनाजा हो रहा था, बहस और मुबाहिसा चल रहा था, तल्ख कलामी की नौबत आ गई थी। बल्दिया की जो म्याद चल रही है उसमें साबिक में कुछ अर्सा पहले तक भी BRS की हुकूमत थी और BRS के दौर हुकूमत में बाबर साहब की पहाड़ी के पास निजाम सागर किनारे के ऊपर ब्रिज बनाने के लिए टेंडर किया गया था, जिसको एक कंट्रैक्टर ने हासिल किया था इस टेंडर को और पुल की तामीर के अज़ाम का इजहार किया था। लेकिन मुख्तलिफ बहारों से वो उस ब्रिज की तामीर को टालता रहा। 2 साल तक ब्रिज की तामीर का मसला तातुल का शिकार रहा, जिस पर बहुत से लोगों ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया, जिसमें हमारे कांग्रेस के बहुत से कायदीन हैं, जिनमें मुझे नाम याद है कि अब्दुल करीम जो डिवीजन 11 के कांग्रेस के इंचार्ज है, वो है, उबैद बिन हमदान है, मोइनुस है और ऐसे बहुत से लीडर्स है जिन्होंने सदा एहतजाज को बुलंद किया था ब्रिज की तामीर के लिए। उसके साथ ही जब मामला सुलझ नहीं रहा था, पेचीदगी आ गई थी, तो उस वक्त डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और कारपोरेटर्स ने ब्रिज के करीब ही एक टेंट लगाया और वहां पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इतनी बुरी सूरत हाल पैदा हो गई थी इस मामले को लेकर, यानी कि अवाम के मुंतखबा नुमाइंदे इस बात का मुतालबा कर रहे थे कि इस अहम तरीन ब्रिज को तामीर किया जाए, लेकिन कंट्रैक्टर लितोलाल का मुजाहरा कर रहा था, काम को टाल रहा था। इसके बावजूद भी काम के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही थी और वो खामोश तमाशाई बने हुए थे। एक ऐसा मसला जिसके साथ हजारों अफराद का मामला जुड़ा हुआ है। बाबा साहब की पहाड़ी के अगले हिस्से में, निजाम सागर किनारे के पिछले हिस्से में बेशुमार कॉलोनियां हैं, जिसमें कुछ कॉलोनी के नाम मैं आपको गिना दूंगा। असद बाबा नगर है, दुड्डी कुमरा नगर है, इब्राहिम नगर है, फिर इस तरफ आ जाइए पेंटर कॉलोनी है, धर्मपुरी हिल्स है, मदीना कॉलोनी है, सागर हिल्स कॉलोनी, बहरहाल बहुत से नुजत कॉलोनी है, बेशुमार कॉलोनियां हैं जहां पर हजारों की तादाद में लोग बसते हैं। कमोबेश एक अंदाजे के मुताबिक 50 से 60 हजार की आबादी है। 50 से 60 हजार की आबादी को सहूलत फराहम करने के लिए जिस ब्रिज की तामीर की जानी चाहिए थी, उस ब्रिज की तामीर को एक कंट्रैक्टर उसका टेंडर हासिल कर लेता है, लेकिन तामीरी काम से गुरेज करता है, लापरवाही का मुजाहरा करता है या बदमाशी करता है। बहुत सोच समझ कर अल्फाज इस्तेमाल करूं, बदमाशी करता है, जानबूझकर काम नहीं करता। उसके बावजूद भी उसको कुछ कहा नहीं जाता। और इसी कंट्रैक्टर के ताल्लुक से हमको मालूम हुआ कि डिवीजन 51, 52 और 57, 59 और 33 इन 5 डिवीजनों में इसने 1-1 करोड़ के काम लिए। टेंडर डाला, टेंडर हासिल कर लिया, लेकिन काम की शुरुआत ही नहीं की, यानी कि काम को पसे पुश डाल दिया। करोड़ों रुपए का काम, अगर ये 5 करोड़ रुपए के काम हो जाते तो बहुत से जो सो हमारे मसाइल की यकसुई हो सकती थी। गंदगी और ताफून के मामले खत्म हो सकते थे, खस्ता सड़कों का जो मामला खत्म हो जाता था, गंदी नदियों का मामला खत्म हो जाता था, गंदगी और ताफून से आवाम को जो सो नजात मिल जाती थी। लेकिन चूंकि ये तमाम जितने बातों का मैंने जिक्र किया है, 51 और जो सो 52, 57, 59 और 33, ये तमाम के तमाम 100% मुस्लिम आबादी पर मुश्तमिल डिवीजन है। और जो ब्रिज की बात कर रहा हूं मैं, उस ब्रिज पे से भी आमदरफ्त रखने वाली आवाम की 90% तादाद मुसलमानों की है। बहुत कम है 10% हमारे हिंदू भाई जो इस रास्ते से गुजरते हैं। तो यानी कि जो इसलिए जानबूझकर
मुस्लिम तबके को निशाना बनाया, तकलीफ का जिसको निशाना बनाने की कोशिश की टेंडर हासिल करते हुए। उसने टेंडर डाले, काम तो हासिल कर लिया, लेकिन काम करने की जगह उसको जो इल्तिवा का शिकार बना दिया। तो इसके पीछे आखिर क्या जहन कारफरमा था, इस पर गौर करने की जरूरत है। बहुत दिनों से इस बात की तशवीश थी कि इस कॉन्ट्रैक्टर ने ऐसी हरकत क्यों की, कामों को तातुल का शिकार क्यों बनाया। क्या बिलिंग का मसला था, या फिर कोई सियासी दबाव था, या फिर कमीशन का मसला था। ऐसा कौन सा मसला था जिसकी वजह से इस कॉन्ट्रैक्टर ने इस कामों को तातुल का शिकार बना दिया। कल की जो बहस हुई जनरल बॉडी इजलास में, यह बात खुलकर सामने है कि इस कॉन्ट्रैक्टर ने काम क्यों नहीं किया। एक और साजिश खुलकर हमारे सामने आई जिसका आया था हमारे मजलिस के कायदीन ने किया। मजलिस के कायदीन मोहम्मद शकील अहमद और मोहम्मद शहबाज अहमद ने मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए इल्जाम आयद किया कि यह कॉन्ट्रैक्टर, जिसका नाम शायद रमना रेड्डी है, बीजेपी से मुताल्लिक है, बीजेपी का हरकती कायद है और उसका जहन तासुब परस्त है, इंतहाई फिरका वाराना ज़हन का हामिल है, मुसलमानों से शदीद तरीन मुनाफिरत रखता है। लिहाजा उसने मुस्लिम इलाकों को तरक्की से महरूम रखने के मंसूबे के तहत इन कामों को हासिल किया और पेंडिंग में डाल दिया। यह वो इल्जाम था जो मजलिस के कायदीन ने, मजलिस के कारपोरेटर्स ने मजलिस बल्दिया के जनरल बॉडी इजलास में ठहरकर आयद किया, जिसके जवाब में बीजेपी भड़क उठी। बीजेपी के कारपोरेटर्स नैना राजू और खातून कारपोरेटर भड़क उठे और बहस मुबाहिसा करने लगे। तो मैं बात को तवालत दिए बगैर मैं आप उन मुबाहिस की तरफ ले जाता हूं जो मजलिस और बीजेपी के दरमियान हुए। आइए देखते हैं कि मजलिस के कायदीन ने किस तरह इल्जाम आयद किया और उसका रद्दमल क्या हुआ। आप खुद देख लीजिए। कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं किया, यकीनन उसको उसका लाइसेंस कैंसिल करना और जो भी उसके ऊपर फाइन मारना चाहिए। इसलिए कि हमारे पास पिछले पांच डिवीजन में एक खाली पत्थर का इनाग्रेशन भी नहीं करा उन्हें। 38 लोगों को बोलेंगे इनाग्रेशन तो हो गया। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर अब जैसा वहां एक ब्रिज का काम लिया था, कोई कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है जो डेढ़ साल काम स्टार्ट नहीं करा। आखिर में म्युनिसिपल के जनरल फंड से थोड़ा लगा के काम करना पड़ा लोगों की सहूलत के वास्ते। तो ऐसे लोगों ब्लैकलिस्ट डालिए। और आरएनबी से 1 करोड़ के जो काम सैंक्शन हुए थे, डिवीजन नंबर 33 मैडम 51 52 मैडम सुनो, माइनॉरिटी डिवीजन में काम डाल दिए और एमएलए इलेक्शन में बीजेपी का काम कर रहा था, बीजेपी का काम कर रहा था मैडम कंट्रैक्टर। फोटो है कंट्रैक्टर के बिजली के कैंडिडेट का काम कर रहा रमना रेड्डी। हमारे माइनॉरिटी डिवीजन में 5 डिवीजन का पैकेज डाला 5 करोड़ का। हम एमएलए इलेक्शन में उसको ढूंढ रहे तो डीपी पे फोटो डाला, बीजेपी बिजली का कैंडिडेट का काम कर रहा हूँ। कंट्रैक्टर आरएनबी का उसको राजू साहब बोले सर उसको ब्लैकलिस्ट डालो कंट्रैक्टर को। బీజేపీ కాంట్రాక్టర్ చేయొద్దని రాజ్యాంగంలో లేదు. నువ్వు టీపీలు చూసి మాట్లాడే అవసరం లేదు. తమాషా ఎన్నిసార్లు చెప్తాం మేడం? కోర్టులో ఎట్లా మాట్లాడతాం మేడం? పబ్లిక్ వాళ్ళు మాకేసినా కోర్టులో కేసినా ఇంకా మధ్యలో టీపీ తీసుకున్నా బీజేపీ కూడా చేస్తారు. ఎవరున్నారు మేడం? ఇలా అధికారంగా గతంలో టీఆర్ఎస్ ఉన్న వాళ్ళంతా కాంట్రాక్టర్లే, ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ వాళ్ళంతా కాంట్రాక్టర్లే. బీజేపీ ఎప్పుడు అధికారంలో రాలేదు. వచ్చినాక మాట్లాడు. మీరు ప్రభుత్వంలో ఉన్నారు, అప్పుడు టీఆర్ఎస్ తోటి ఉన్నారు, ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ తోటి ఉన్నారు. మీరు కాంట్రాక్టర్లు చేస్తారు. కార్పొరేషన్ లా కాంట్రాక్టర్లు లిస్టు తీస్తే మొత్తం మీయే ఉంటాయి. ఏం మాట్లాడతారు మేడం? ఇంకోసారి పార్టీ పేరు తీస్తే బాగుంటుంది మేడం, చెప్పండి. ఎంపీ గురించి మాట్లాడే హక్కు నీకేముంది? పబ్లిక్ మేడం కోటి రూపాయల గురించి క్లారిటీ చెప్పమనండి. కోటి రూపాయల పనులు ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతాయి? అన్ని డివిజన్లలో సమానంగా స్టార్ట్ అయినట్టు క్లారిటీ ఆన్సర్ ఇచ్చేసి ముందుకు పోదాం. కోటి రూపాయల దాని మీద క్లారిటీ ఇవ్వండి మేడం, అంతే మరి मैडम ये 5 डिवीजन का ये क्यों हो रहा है? तो 5 डिवीजन में जो काम इनाग्रेशन में नहीं हुआ उसका कंट्रैक्टर है रमना रेड्डी कंट्रैक्टर है। और वो अभी ई साहब बोले कि जो काम जो डिवीजन में स्टार्ट नहीं हुआ उसको रोक दो। इसका मतलब क्या है? जो डिवीजन में काम नहीं होता वो एक करोड़ का